धन्यवाद। नमस्ते, स्वागत है ज्यूइश वर्ल्ड वीकली में i24 न्यूज इंग्लिश पर। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हर हफ्ते हम यहाँ इजराइल में और पूरी डायस्पोरा यानी वैश्विक यहूदी समुदाय में यहूदी रुचि की कहानियों, मुद्दों और व्यक्तित्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इस हफ्ते की सबसे बड़ी यहूदी खबरों से शुरू करते हैं। देखिए, कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को यहूदी प्रदर्शनकारी पॉल केस्लर की मौत पर 1 साल जेल और प्रोबेशन की सजा मिली। लुआई अब्देल फत्ताह अल नाजी ने नवंबर 2023 में थाउजेंड ओक्स में इजराइल समर्थक और फिलिस्तीन समर्थक रैलियों के टकराव के बाद गैर इरादतन हत्या व मारपीट का दोष कबूल किया। अभियोजकों के अनुसार अल नाजी ने केस्लर को मेगाफोन से मारा, जिससे वो गिर पड़े और सड़क पर सिर लगने से एक दिन बाद 69 वर्षीय यहूदी की मौत हो गई। परिवार ने इस नरम सजा की आलोचना की। दमिश्क के मुख्य यहूदी कब्रिस्तान के पुनर्निर्माण की शुरुआत सीरिया की यहूदी विरासत को बशर अल असद के पतन के बाद पुनर्जीवित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें हैं और यह गृहयुद्ध में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन लंबे समय से उपेक्षित रहा। पहला चरण सफाई व कब्रों की मरम्मत है, जिसमें दीवारों की मरम्मत, लाइटिंग व सुरक्षा कैमरे अगले महीने लगेंगे। यहूदी कॉमेडी के दिग्गज मेल ब्रूक्स अब 100 साल के हो गए हैं। मेल्विन कामिंस्की नाम से जन्मे, उनका पालन पोषण ब्रुकलिन के एक यहूदी परिवार में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा देने के आफ्टर उन्होंने टेलीविजन, स्टैंड अप और फिल्मों में करियर बनाकर निडर व्यंग के लिए प्रसिद्ध हुए। उनके प्रसिद्ध कामों में द प्रोड्यूसर्स, ब्लेजिंग सैडल्स और यंग फ्रैंकेनस्टीन हैं, जो नाजियों, पूर्वाग्रह और सत्ता का मजाक उड़ाती हैं। वेनेजुएला में दोहरे भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जीवित बचे लोगों के मिलने की संभावना लगातार कम होती जा रही है। वेनेजुएला के यहूदी समुदाय पर भी इन भूकंपों का गहरा असर पड़ा है। 5000 सदस्यों वाले इस समुदाय के 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई अन्य अब भी लापता हैं और दर्जनों परिवारों ने अपने घर खो दिए हैं। अब हमारे साथ काराकास से रोबर्टो मिश्किन जुड़ रहे हैं, जो यूनियन इजराइलिता द काराकास के अध्यक्ष हैं, जो देश की सबसे बड़ी आश्केनाजी सभा है। नमस्कार और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आपके पास बहुत काम है। मैं शुरू करना चाहती हूँ। आप जानते हैं सब लोग कैसे संभल रहे हैं। मुझे पता है ये अब भी एक आपदा क्षेत्र है। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। बुलाने के लिए धन्यवाद। ये हमारे लिए सच में एक विपत्ति रही है। बस एक ऐसा देश जो 20 से भी ज्यादा सालों से गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट में है। अभी ये सब होना ये बहुत भारी है। शुक्र है हमारी मौतों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रही है। समुदाय पर भावनात्मक असर बहुत ज्यादा पड़ा है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हर दिन क्या किसी ने इसे आते देखा था या ये एक के बाद एक लगे 2 जोरदार झटकों जैसा था? मैं कल्पना नहीं कर सकती। मैं भी भूकंप प्रभावित इलाके से हूँ और नॉर्थ रिज भूकंप कितना डरावना था याद है। लगातार 2 भूकंप तो और भी भयानक होते। हमारे लिए तो ऐसा नहीं लगा कि ये 2 लगातार भूकंप थे। ये तो बस एक बहुत लंबा भूकंप जैसा महसूस हुआ। कोई नहीं जानता था कि ऐसा होगा। हमें पहले कोई झटका या संकेत नहीं मिला, ये अचानक हुआ। वाह, और आप जानती हैं अभी भी दसियों हजार लोग लापता हैं। लेकिन क्या बता सकती हैं कि यहूदी इलाका किस तरह किस्मत वाला रहा कि वहां ज्यादा मौतें नहीं हुई? मुझे लगता है कि कुल मिलाकर काराकास किस्मत वाला रहा। यह देखते हुए कि 1967 में काराकास में एक जबरदस्त भूकंप आया था, जिसने शहर को वाकई तबाह कर दिया था। शायद अब चीजें बनाने के तरीकों से ये जगह और सुरक्षित हो गई हैं। हम पुराना यहूदी इलाका, जिसे सैन बर्नार्डिनो कहा जाता है, बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था और शहर का पूर्वी हिस्सा चकाऊ, चकाबुको, तमीरा, लॉस पलोस ग्रांडेस भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। मान लीजिए चकाबुको में सिर्फ 5 इमारतें गिरी, लेकिन वहां दर्जनों, शायद सैकड़ों इमारतें हैं जिन्हें बाद में खाली कराना पड़ सकता है। सैन बर्नार्डिनो में भी यही हाल है। अगर मुझे सही याद है तो हमारे यहाँ 3 इमारतें गिरी थी।
वो तो सिर्फ 3 पुरानी इमारतें थी, लेकिन बहुत सारी इमारतें हैं जिनमें परिवार वापस नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सही। मेरा मतलब है मैं सोच सकती हूँ, हाँ, इंजीनियरिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस तरह का नुकसान हुआ है। सही है। तो बताइए कि सिनेगॉग समुदाय के रूप में क्या कर रहा है ताकि मानवीय सेवाएं, खाना और जरूरी सामान मुहैया कराया जा सके। हम एक बहुत संगठित समुदाय हैं। अश्केनाजी और सेफारदी समुदाय मिलकर साथ में काम करते हैं। हम वास्तव में ज्यादातर सामुदायिक संस्थाओं में साझेदार हैं, जैसी सी स्कूल और बेट अवोत। हर चीज दोनों समुदायों द्वारा मिलकर बालाकाइल या छत्र छाया के तहत चलाई जाती है। तो लगभग पहले ही दिन से हमारे पास पहले से ही आपातकालीन प्रोटोकॉल मौजूद हैं जो हमें प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। हम भूकंप के लिए कभी योजना नहीं बना रहे थे। ये एक जटिल देश है, तो हमारा बीटा चोन बहुत अच्छी तरह से संगठित है और हमारा समुदाय भी बहुत अच्छी तरह से संगठित है। उन्हें पता है कि आपातकाल की स्थिति में हमारे पास शहर में 2 बड़े एकत्रीकरण स्थल हैं। एक मेरा संस्थान है और दूसरा जेसीसी है। हम तुरंत अपने संस्थानों में गए, उन्हें खोला और शरणार्थियों को स्वीकार किया। उस बुधवार 24 तारीख की आधी रात को हम आपातकालीन परिषद में जुटे ताकि आने वाले दिनों और हफ्तों में क्या करना है इसकी योजना बना सकें और तय कर सकें। वाह, मेरा मतलब है हम जानते हैं कि वेनेजुएला में पिछले दशकों में यहूदी समुदायों के साथ क्या हुआ, खासकर चावेज के शासनकाल से। ये सोचकर डर लगता है कि इसी कारण आपको पहले से आपातकालीन उपाय जैसे संभावित यहूदी विरोधी घटनाओं और अपहरणों के फार तैयार रहना पड़ा। हम जानते हैं ये सब बहुत भयानक था। और आप जानते हैं हमें महामारी को भी एक समुदाय के रूप में संभालना पड़ा था। हमें देश में हफ्ते भर बिजली गुल रहने की आपात स्थिति भी संभालनी पड़ी थी। दुर्भाग्य से हमारे पास अनुभव था, लेकिन इस बार हम सौभाग्यशाली रहे क्योंकि तेजी से प्रतिक्रिया दे सके। बहुत धन्यवाद। हम आपको इजराइल से प्यार भेज रहे हैं। धन्यवाद रोबर्टो मिश्किन। हमें यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। यहूदी एजेंसी, उत्तरी अमेरिकी यहूदी संगठनों और इजरायली सरकार ने मिलकर पश्चिमी नेगेव, दक्षिणी इजराइल में 1000 नए घर बनाने का संकल्प लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए गाजा सीमा के पास स्थित एन हरोद की सीमा समुदाय में एक समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। i24 न्यूज अंग्रेजी संवाददाता जो ब्राउन के पास अधिक जानकारी है। गाजा सीमा समुदायों के पुनर्निर्माण का पहला चरण 2.5 साल बाद जब उनका नरसंहार हुआ था। उत्तर अमेरिका और दुनिया के यहूदी नेता यहूदी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत किबुत्ज एन हशलोशा में एक निर्माण परियोजना की आधारशिला रखने के समारोह में शामिल हुए। इजरायली सरकार यहूदी परोपकारियों और संगठनों द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत पश्चिमी नेगेव में 1000 घर बनाए या पुनर्निर्मित किए जाएंगे। पहली 46 इकाइयां एन हशलोशा में बन रही हैं, जहां 7 अक्टूबर को 90 आतंकवादी घुसे थे और 4 इजरायली मारे गए थे। हम 1000 घरों के निर्माण की आधारशिला रखने के समारोह की शुरुआत करते हैं। 20 किबुत्जों का विस्तार, प्रत्येक में लगभग 50 नए घर होंगे। विजय है लगातार निर्माण करना, लगातार प्रगति करना, दुनिया भर से 10 लाख यहूदी आप्रवासी लाना, इजराइल के दक्षिण और उत्तर का पुनर्वास जारी रखना। अल-अलमोग ने कहा कि वो गाजा सीमा क्षेत्र की आबादी दोगुनी करना चाहते हैं, खासकर यहूदी एजेंसी के उस काम के साथ जो यहूदी आप्रवासियों को इजराइल लाकर उन्हें उन समुदायों में बसाता है जो 7 अक्टूबर के हमलों में तबाह हुए थे। ये प्रतीकात्मकता भी जोड़ता है। ये सिर्फ आवास नहीं, आत्मा के बारे में भी है। आदर्श समाज एक पूर्ण विजय है। यह युद्ध के मैदान में नहीं है, ये हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के बारे में है। और साथ ही हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों को कभी मत भूलो, उन्हें उम्मीद दो। शोकाकुल बंधक, बंधकों के परिवार। उसे छोड़ दो, मेरी तरफ देखो। समारोह में एक शोकाकुल परिवार के सदस्य ने आवाज उठाई। मुख्य वक्ता बेटजालिल स्मोत्रिच के भाषण के दौरान एयाल दागेल, जिनकी बेटी आईडीएफ ऑब्जर्वर रोनी 7 अक्टूबर को मारी गई थी, ने वित्त मंत्री को उनकी सरकार की हमलों से पहले और बाद की कथित विफलता पर बीच में टोकते हुए घेरा। दुनिया के सभी यहूदियों को समझना चाहिए कि ये सरकार इजराइल राज्य में एक अपूरणीय आपदा ला रही है।
तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुमने रॉनी की रक्षा की होती। रॉनी को जला दिया गया। तुम मेरी रक्षा नहीं करते और तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। एशल उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने स्मोट्रिच की यात्रा का विरोध किया, क्योंकि कई लोग 7 अक्टूबर की जवाबदेही की कमी से असंतुष्ट हैं। लेकिन किसी सरकारी मंत्री का आम नागरिक द्वारा घेरा जाना और वहां से न जा पाना दुर्लभ है। फिर भी स्मोट्रिच ने जारी रखा। सरकार द्वारा यहूदी एजेंसी की पहल के लिए प्रस्तावित $330 मिलियन अनुदान पर चर्चा। इस परियोजना के लिए जुटाया गया धन मुख्य रूप से व्यक्तिगत दाताओं और समूहों के धन संग्रह अभियानों से, खासकर शिकागो और फ्लोरिडा के समूहों से आया। और ऐसे समय में जब राजनीतिक ध्रुवीकरण यहाँ तक कि खुद पार्टियों के भीतर भी अपने चरम पर है, यहूदी समूह इजराइल के समर्थन में अडिग बने हुए हैं। हमारे लोगों में हमेशा मतभेद रहे हैं, लेकिन अब मुश्किल हालात में हमें एकजुट होना चाहिए। मुझे लगता है यही इसका प्रतीक है। मुझे लगता है प्रवासी समुदायों ने जो हुआ उसे डर और सदमे में देखा। ये सम्मान के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम फिर से निर्माण करें। इजराइल और प्रवासी समुदाय 7 अक्टूबर के हमलों से अपने अपने ढंग से उबरने और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदी राज्य और यहूदी समूहों का संयुक्त प्रयास गाजा सीमा के समुदायों का जमीनी स्तर पर पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, उस पीढ़ी की याद में जो खो गई और आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए। हमारी अगली मेहमान एक कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता हैं जो दुनिया भर में यात्रा कर रही हैं और उन लोगों से आमने सामने बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं जो इजराइल और यहूदी लोगों की आलोचना कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली सीरीज भी बनाई है जिसमें दिखाया गया है कि 10 करोड़ लोग कभी खोए नहीं थे। 2 साल पहले हमारी टीम ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका उद्देश्य अफ्रीका महाद्वीप से शुरू करते हुए अज्ञात यहूदी समुदायों का दस्तावेजीकरण करना था। इजराइल की जनजातियों की कहानी पीढ़ियों से एक मिथक या किंवदंती के रूप में जीवित रही है, जबकि वास्तव में यह हमेशा एक सच्चाई रही है। अगर इन लोगों की पहचान का जवाब मानवता की जागरूकता से शुरू होता है तो क्या होगा? 9 अफ्रीकी देशों में फिल्मांकन, 3 हफ्ते की अपहरण घटना और कई बाधाओं के बाद वी वर नेवर लॉस्ट पूरा करने में आपकी मदद अब पहले से ज्यादा जरूरी है। तोरा तदुनाई तेमीमा, तोरा तेमीमा, तोरा तदुनाई तेमीमा। और हम बहुत खुश हैं कि वूडी रॉकमैन हमारे साथ स्टूडियो में हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ आकर अच्छा लगा। मैं काफी समय से आपका काम देख रही हूँ। आप कई सालों से इस विषय पर समर्पित हैं और आपकी कहानी भी दिलचस्प है। वी वर नेवर लॉस्ट सीरीज की यात्रा के बारे में बताइए और आपने इसे करना क्यों जरूरी समझा? हाँ, कई कहानियां छबार हाउस से शुरू होती हैं। मैं न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्र था। मैं छबार हाउस में था जहां एक पूर्व छात्रा बड़ी किप्पा लेकर रब्बी के पास आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये अफ्रीका से लाई हैं। और मेरे लिए जब मैंने अफ्रीका के यहूदियों के बारे में सुना तो मैंने या तो दक्षिण अफ्रीकी यहूदियों, इथियोपियाई यहूदियों या सेना के बाद इजरायली या प्रवासी व्यापारियों के बारे में सोचा। और उन्होंने अपना फोन निकाला जिसमें काले यहूदी टेफलिन पहने हुए थे, मशीज के बारे में बात कर रहे थे और इजराइल की सेना में जाना चाहते थे। और मैं हैरान रह गया, हमारे परिवार के ऐसे और सदस्य कैसे हो सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं। अब हमें पता चला कि दुनिया भर के 1.6 करोड़ यहूदी सिर्फ यहूदा, बिन्यामिन और आधे लेवी गोत्र के वंशज हैं, जबकि कुल 12 गोत्र हैं। अब इजराइल के सारे 9 गोत्र अब भी नहीं लौटे हैं और वे अफ्रीका, एशिया व दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया भर में हैं। और हमारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य उनकी कहानियों को हमारे समय की चेतना में वापस लाना है, उन्हें सही तरीके से फिर से जोड़ना है और इजराइल को वैसा बनाने में सक्षम होना है जैसा उसे होना चाहिए। अगर आपके पास एक बर्तन है, आप उसे तोड़ देते हैं, उसे कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर आप उसे दोबारा जोड़ना चाहते हैं ताकि वो पानी रख सके, ताकि पानी बाहर ना निकले। इसके लिए आपको सारे टुकड़े चाहिए। मेरा मतलब है हम जानते हैं क्योंकि हमारे सभी भविष्यवक्ताओं ने रामबाम से लेकर अब तक खोई हुई जनजातियों के बारे में बात की है। मेरा मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का भी एक बड़ा उद्देश्य यही था कि शायद वहां खोई हुई जनजातियां मिल जाएं। लेकिन खास तौर पर अफ्रीका बारे में बात करें क्योंकि इसमें बहुत रुचि है। आप जानते हैं इस बात के प्रमाण को लेकर कि कई अफ्रीकी राष्ट्र सीधे दूसरे मंदिर के विनाश के बाद हुए बिखराव से निकले हैं। बिल्कुल, इसे समझाइए। हम बीटा इजराइल, इथियोपिया यहूदियों को जानते हैं। अगर कुछ यहूदी समुदाय इजराइल के पास ही रहे तो अमेरिका अफ्रीका से भी दूर है। ऐसे कई समुदाय अन्य जगहों पर फैले हैं। अगर आप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे या तंजानिया के पूर्वी तट जाएं तो वहां यमनी यहूदी मिलेंगे। उनके पास लंबे यमनी शोफार हैं जो कूड़ू से बनते हैं, जबकि यमन में कूड़ू नहीं पाया जाता। यह मृग सिर्फ अफ्रीका में मिलता है। यमन के यहूदियों के कई व्यापारिक मार्ग थे। इस्लाम के आगमन पर जब उन्हें जबरन इस्लाम अपनाने को कहा गया तो कई लोग अफ्रीका के पूर्वी तट भाग गए।
आपके पास इग्बो भी हैं जो गैड की जनजाति के वंशज हैं, जो साहेल कॉरिडोर से होकर भागे और अंततः आज के नाइजीरिया के दक्षिणी क्षेत्र जिसे बियाफ्रा कहा जाता है वहां पहुंचे। इसे हिब्रू में अफ्रीका के अंदर बे अफ्रा कहा जाता है। और उन्होंने मेदा का पालन किया है, उन्होंने खतना का पालन किया है, उन्होंने रोश खुदेश यानी नए महीने की शुरुआत का पालन किया है। उन्होंने कशरुत का पालन कर अपनी पहचान बनाए रखी है कि वे इजराइल का हिस्सा हैं और एक दिन अपने घर लौटेंगे। आज यात्रा, सोशल मीडिया और जगहों तक पहुंचना आसान है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम समझें कि हमारे और भी भाई बहन वहां बाहर हैं। उनमें से कुछ को ग्यूल करना है, कुछ को ग्यूल उचुमद करना है। हलाखा के अनुसार धार्मिक अदालत में अलग अलग तरह के धर्मांतरण से गुजरना होता है। लेकिन जो भी तय हो, हमें पता है कि कुछ है और इसकी तह तक जाना जरूरी है ताकि पूरे इजराइल परिवार को लाया जा सके। और आप ये कर रही हैं, मेरा मतलब है ये बिना किसी विरोध के नहीं आया है। मेरा मतलब है आप पहले से ही एक फाइटर हैं, एक सैनिक हैं। आप जानती हैं आप एक अकेली सैनिक थीं और आपको गाजा और लेबनान दोनों में युद्ध में शामिल होना पड़ा था। तो आप खुद को बहुत कुछ झेलने के लिए तैयार कर रही हैं। इन सब बातों के साथ जो साहस आता है उसे समझाइए। बिल्कुल, मैं खुद को प्रकाश का योद्धा मानता हूं। मैं सिर्फ युद्ध करने के लिए योद्धा नहीं हूं और ना ही मैं सिर्फ किसी तरह की वास्तविकता में जीने के लिए प्रकाश में रह रहा हूं। मैं यहां रोशनी से भरी एक वास्तविकता बनाने आया हूं। आज हमारे दुश्मन हैं, कभी कभी लड़ना पड़ता है। 7 अक्टूबर को मैं फिर कफ्फार अज़ा गया। मुझे रिजर्व सैनिक के रूप में बुलाया गया। 7 अक्टूबर की रात कफ्फार अज़ा में हमास से लड़ा, फिर रज़ा के खान यूनिस में घुसने वाली पहली यूनिट में था और लेबनान के अल आयदा में भी घुसने वाली पहली यूनिट में था। जल्द ही फिर लेबनान जा रहा हूं। तो ये तो शारीरिक लड़ाई है, लेकिन एक वैचारिक लड़ाई भी है। हम देख सकते हैं कि दुनिया में सभी अलग अलग चरमपंथी एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि यहूदियों ही समस्या की जड़ है। दाएं पक्ष वाले हमें बाएं पक्ष जैसा देखते हैं, बाएं पक्ष वाले हमें दाएं पक्ष जैसा देखते हैं। श्वेत सर्वोच्चतावादी नव नाजी हमें दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। अश्वेत सर्वोच्चतावादी फर्रा खान, कट्टरपंथी ईसाई, कट्टरपंथी मुस्लिम, कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्ष लोग, सभी चरमपंथी मानते हैं कि यहूदी समस्या है। मेरे अनुसार ये इसलिए नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। हम यहूदी लोग एक दृष्टि रखते हैं। हमारे पास एक मिशन स्टेटमेंट है जिसे हमने चुना है और वो है तिक्कुन ओलाम करना, यानी दुनिया को ठीक करना, और ओलागोयिंग बनना, यानी राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश बनना। तो दुनिया को ठीक करने का क्या मेटाफर है? हमें नफरत, ईर्ष्या, भौतिकवाद, मूर्ति पूजा को सुधारना है। राष्ट्रों के लिए प्रकाश होना क्या मतलब रखता है? जब लोग अंधकार में जी रहे होते हैं तो वे देख नहीं पाते, वे आपस में टकरा जाते हैं। हम देख सकते हैं कि सभी राष्ट्र एक दूसरे से टकरा रहे हैं और लड़ रहे हैं। हम वो राष्ट्र हैं जिसे लोगों के लिए रोशनी जलानी है ताकि वे चल सकें। अब अगर आपके पास एक शरीर है और हर राष्ट्र की अपनी एक भूमिका है, तो मानव शरीर में वो कौन सा अंग है जो शरीर को ठीक करता है और बाकी अंगों को शक्ति देता है? वो है प्रतिरक्षा तंत्र। जब प्रतिरक्षा तंत्र अपना काम करता है तो शरीर ठीक हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र अपना काम नहीं करता तो शरीर बीमार हो जाता है। इसीलिए हमें बीमारियों के लिए इसलिए दोषी नहीं ठहराया जाता क्योंकि हमने उन्हें पैदा किया है। हमें इसलिए दोषी ठहराया जाता है क्योंकि उन्हें ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं यही कह रहा हूं। इतिहास में कई बीमारियों का दोष हमें दिया गया। ब्यूबोनिक प्लेग भी हमारी गलती मानी गई। हर चीज के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया गया। तो आखिर में आप अमेरिका में सड़कों पर लोगों से काफी बातचीत कर रही हैं। आपका जुड़ने और जानकारी देने का तरीका खास है। क्या आपको लगता है ये असरदार रहा? क्या लोगों ने कहा कि आपके पास कहने के लिए कुछ है? और मैंने सच में और अधिक जानने की कोशिश भी की है। बिल्कुल, जब भी मैं किसी बातचीत में शामिल होता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। क्या यह व्यक्ति मुझसे बड़ा है, छोटा है, दक्षिणपंथी है, वामपंथी है, धार्मिक है, धर्मनिरपेक्ष है, ईसाई है, मुस्लिम है? और इसलिए जब मैं समझ जाता हूं कि वे कौन हैं, तब मैं उनकी कहानी में मौजूद सच्चाइयों को खोज सकता हूं और अपनी सच्चाई को उनकी सच्चाई से जोड़ सकता हूं। क्योंकि कोई भी ये नहीं सुनना चाहता कि तुम गलत हो, मैं सही हूं। वे उसे तुरंत खारिज कर देंगे, चाहे आप सही हो या वे गलत। वे ये सुनना चाहते हैं कि वे कहां सही हैं और आप उन्हें दिखाएं कि वे अपनी ही शर्तों पर और भी सही कैसे हो सकते हैं। कोई मुझसे पूछेगा, क्या आप एक सियोनिस्ट हैं? मुझे पहले से ही पता है, जिस तरह से आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, उससे लगता है कि शायद आप सियोनिज्म के खिलाफ हैं। तो जवाब देने से पहले ही मैं पूछूंगा, अच्छा, आप सियोनिज्म को कैसे परिभाषित करते हैं? और जैसे ही वे मुझे अपनी परिभाषा देंगे, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि उन्होंने कहां गलती की है, वे किस बात से सही तरीके से जुड़े हैं, और मैं उन्हें ऐसी अलग परिभाषा कैसे दे सकता हूं जिससे वे इस नजरिए को एक अलग तरीके से देख सकें। और मुझे लगता है कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए संवाद का एक उपकरण है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो बात सिर्फ वही जानकारी दोहराने की नहीं है जो आप आईने के सामने बोल सकते हैं। मकसद यह है कि सामने वाला आपको समझे। इसलिए पहले समझें कि आप किससे बात कर रहे हैं और अपनी सच्चाई को उनकी सच्चाई से जोड़ें। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा काम जारी रखें। धन्यवाद रूडी। हम डॉक्यू सीरीज के पहले सीजन को देखने के लिए उत्साहित हैं। ये शैंपेन की वजह से नहीं है, बेजरत हशम। 40 से अधिक देशों के 8000 एथलीट इजराइल में 22वें मकाबिया खेलों में 40 से अधिक खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 15 साल के बच्चों से लेकर 87 साल के एथलीट तक यहूदी ओलंपिक्स में पूरी खेल भावना और सायोनिज्म के साथ भाग ले रहे हैं।
यरूशलेम के उद्घाटन समारोह में एथलीटों ने देश दर देश परेड की और संगीतमय श्रद्धांजलि से स्टेडियम रोशन हुआ। यहाँ और जानकारी है। टेडी स्टेडियम से शुभ संध्या। 2026 मकाबिया खेलों की शानदार शुरुआत यरूशलेम के भरे हुए टेडी स्टेडियम में हुई। यहूदी ओलंपिक भी हर 4 साल में होते हैं, लेकिन पिछले साल ईरान से 12 दिन की जंग के चलते रद्द हो गए। इस साल की ईरान जंग ने इस आयोजन को संकट में डाल दिया, क्योंकि कुछ खिलाड़ी, जिनमें पूरा कनाडाई प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था, इसमें नहीं आ सके। लेकिन इससे 40 से ज्यादा देशों के हजारों खिलाड़ियों को मंच पर अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोका, जिन्होंने एक चमकदार और भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। ये देखना भावुक है कि यहाँ इतने खिलाड़ी आए हैं, खासकर वे जो इतनी दूर से आए हैं और यहाँ आने के लिए समर्पित हैं, चाहे बारिश हो या धूप। हम अमेरिकी टीम को लेकर भी बहुत उत्साहित हैं, जिसमें 900 से अधिक लोग हैं जिनकी उम्र 14 से लेकर 87 साल तक है। कई अलग अलग खेल और गतिविधियां, जिसमें शतरंज, पिकल बॉल और कई मजेदार खेल शामिल हैं जो हमारे बचपन में नहीं थे। मैं खुद को भी इसमें गिन रहा हूँ। इस कार्यक्रम की मेजबानी इजरायली अमेरिकन प्रस्तुतकर्ता माइकल हरपाज और यहूदी अमेरिकन इन्फ्लुएंसर मोंटाना टकर ने की थी। साथ ही ईडन रीचल और यूरोविजन सितारे नेटा बर्जिलाई और युवाल राफाएल की संगीत प्रस्तुतियां भी थीं। इस कार्यक्रम में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग भी थे। अपने घर से दूर आपके दूसरे घर में आपका स्वागत है। आप सभी दुनिया भर से यरूशलेम में इस खूबसूरत कार्यक्रम में 22वें मकाबिया खेलों के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमें अत्यधिक गर्व से भर देता है और स्टेडियम को शानदार ऊर्जा से भर देता है। 2 हफ्तों के ज्यादातर एथलेटिक्स कार्यक्रम मध्य इजराइल में होंगे, जबकि कुछ यरूशलेम और इजराइल के उत्तर में होंगे। ये इजराइल और यहूदी प्रवासी समुदाय के लिए सामान्य स्थिति में अहम वापसी का संकेत है। यूएसए सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडलों में अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको और यूएसए शामिल है। 900 अमेरिकी एथलीट्स, कोच, मेंटर्स, माता-पिता, दादा-दादी 40 अलग-अलग राज्यों से जूनियर्स ओपन, मास्टर्स, पैरालंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हर स्तर के लोग शामिल हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्शल आइनहॉर्न, मकाबी यूएसए के सीईओ। आपसे मिलकर खुशी हुई, बधाई। हमने कर दिखाया, आप यहाँ आ गए। बहुत धन्यवाद। यहाँ होना शानदार है। ये कई साल की मेहनत का परिणाम है, खासकर पिछले साल स्थगन के बाद। यहाँ आधिकारिक रूप से होना वाकई रोमांचक है और कल रात टेडी स्टेडियम में शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरुआत करना भी बहुत खास था। वाकई ऐसा ही था। मैं वहाँ थी और ये बहुत अच्छा व प्रेरणादायक था। इसकी काफी जरूरत थी। जिन देशों का मैंने जिक्र किया, उनके लोग एक के बाद एक नजर आ रहे थे। ये हैरान करने वाला है कि कुछ लोग जो आए थे, वे जाहिर तौर पर अमेरिका से भी कहीं ज्यादा दूर से आए थे। यहाँ इजराइल में सभी के साथ रहना और प्रतिनिधित्व करना, खासकर पिछले 3 सालों के अनुभव के बाद, इतना जरूरी क्यों है? मुझे ये एहसास बहुत पसंद है कि पूरी दुनिया से लोग स्टेडियम में आए थे। डेलीगेशन सामने सड़क पार एरिना में तैयारी कर रहे थे और हम वहां उन सभी देशों के साथ थे जिन्हें आप देखते हैं। अमेरिका अंत में मार्च करता है, इसलिए हमें सभी शानदार देशों को टेडी स्टेडियम में मार्च करते नहीं देख पाते। ये जानकर अच्छा लगा कि वह भावना आई। मुझे लगता है कि यहाँ होना बेहद महत्वपूर्ण है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल में प्रवासी यहूदियों का सबसे बड़ा वैश्विक जमावड़ा है और आप जानते हैं, हम तब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आप जानते हैं, इजराइल और इस क्षेत्र में चुनौतियां हैं और दुनिया भर की यहूदी समुदायों के लिए एक यहूदी कौम के रूप में एक साथ होना, एकजुटता में एक दूसरे के साथ खड़ा होना बेहद महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। और निश्चित ही इजराइल व इजरायलियों के साथ यहीं यरूशलेम में, तेल अवीव में और पूरे देश में इस समय यह बेहद महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने बताया, प्रतिनिधि मंडल 900 लोगों का है और सभी उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। आप हमें बताइए कुछ सबसे बड़ी बातों के बारे में। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ 45 साल और उससे ऊपर, 55 साल और उससे ऊपर के लिए बास्केटबॉल है। एक 87 साल के ट्रायथलीट हैं और अब जूनियर्स के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं।
मुझे लगता है यहाँ कई होनहार खिलाड़ी हैं जो यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा बनेंगे। मैं अपने बच्चों को टेनिस देखने के लिए ला सकती हूँ, उदाहरण के लिए हमारे घर के पास ही। हाँ, मुझे लगता है कि मकाबिया की खूबसूरती निश्चित रूप से इसका माहौल और यहूदी लोगों का एक साथ आना है, लेकिन खुद खेल भी बेहद विविध हैं। हमारे पास जो खेल है, आपने कुछ का जिक्र किया, बास्केटबॉल, टेनिस, पैडल, पिकल बॉल हमारे सबसे नए खेलों में से एक है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन उम्र के समूह भी हैं और हमारे पास ओपन एज कैटेगरी है जो ओलंपिक्स के सबसे ज़्यादा करीब है। आमतौर पर 18 से 30 साल के खिलाड़ी जो अपनी चरम प्रदर्शन क्षमता पर होते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया, हमारे पास जूनियर खिलाड़ी भी हैं जो 14 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक के होते हैं। हमारे पास मास्टर्स खिलाड़ी भी हैं। मेरी, आप जानते हैं, उम्र की कैटेगरी जिसमें मैं आता हूं वो है 35 साल से ऊपर। आप जानते हैं हमारे अमेरिकी दल के खिलाड़ी 14 साल से लेकर 87 साल तक की उम्र के हैं और लगभग हर उम्र के खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। और इसलिए ये उन खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन जगह है जो आगे बढ़ रहे हैं और जो एक दिन कॉलेज स्पोर्ट्स या शायद प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में खेलेंगे। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल स्तर पर सफलता पाई है, ओलंपिक में सफलता पाई है, और ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अपने करियर के बाद के चरण में हैं, शायद खेलों में वापस लौटे हैं या पूरी जिंदगी खेलों से जुड़े रहे हैं। और वे यहूदी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ अपने खास खेल और अपनी उम्र के वर्ग में मुकाबला करना चाहते हैं। कमाल है। अच्छा मार्शल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 हफ्तों की प्रतियोगिता और कई शानदार खेलों का इंतजार कर रहे हैं जिनमें शतरंज और पिकल बॉल भी शामिल हैं जो शानदार हैं। बिल्कुल, हम सब आपको वहां देखने को उत्साहित हैं और इजरायली लोगों से मिला अपनापन हमारे लिए खास है। ये सच में आपसी प्रेम है जो हमने देखा है। हमें उम्मीद है कि ये अगले कुछ हफ्तों तक यूं ही बना रहेगा। कमाल है। एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद। ये था इस हफ्ते के जूइश वर्ल्ड वीक की एपिसोड का अंत। हम आपके देखने के लिए सच में आभारी हैं और आप हमारे i20 न्यूज़ यूट्यूब चैनल, वेबसाइट या सोशल मीडिया पर जाकर इस एपिसोड के खास हिस्सों के साथ साथ पिछले एपिसोड भी देख सकते हैं। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। फिर से देखने के लिए धन्यवाद। तेल अवीव से शालोम।